केशापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में जानकी देवी नाम की एक बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन जानकी देवी सुबह सुबह फूलों से अपने घर के दरवाजे को सजा रही होती है कि तभी वहाँ पड़ोस में रहने वाली कमलेश जानकी देवी से कहती है, अरे ओ काकी, क्या बात है? आज सवेरे सवेरे फूलों से दरवाजे को सजाया जा रहा है। जानकी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, आज मेरा बेटा शहर से घर आ रहा है और वो अकेले नहीं, साथ में अपनी बहू भी ला रहा है। तो बस नई बहू के घर आने की खुशी में ये सब तैयारियां चल रही हैं। पारस बेटा ने शहर में शादी कर ली? चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम कभी लड्डू खाने को मिलेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नई बहू के आने की खुशी में तो पूरे गांव भर में लड्डू पेड़े बंटवाऊंगी मैं। हाँ। जानकी ऐसा बोलती है, तभी उसके बेटे बहू घर आ जाते हैं। जानकी अपनी बहू बेटे को देखकर खुशी से फूले नहीं समाती है। अरे ओ रजनी बेटी, जल्दी से आरती की थाली ले आ, तेरे भैया भाभी घर आ गए हैं। रजनी अंदर से आरती की थाली लेकर आती है। जानकी अपने बहू बेटी की आरती उतारती है, फिर घर के भीतर ले आती है। जानकी की बहू सुलेखा बहुत ही सुंदर थी और उसके लंबे घने बाल उसकी सुंदरता को चार चांद लगा रहे थे। भैया, मानना पड़ेगा आपकी पसंद को। भाभी तो एकदम सुंदर पसंद की है आपने। सच में बेटा, तुम शहर से बहू तो एकदम चौखी लाए हो। और इसके बाल तो देखो जरा, ऐसे लग रहे हैं मानो रेशम की डोरी हो। अरे कोई मेरी भी तारीफ करेगा या सब अपनी नई बहू की ही तारीफ करते रहेंगे? तुम दोनों सफर में थक गए होगे, इसीलिए तुम दोनों खाना खाकर अपने कमरे में आराम करो। फिर अगली सुबह पारस अपने साथ सुलेखा को कुलदेवी के मंदिर ले जाता है। तभी मंदिर के पास सुलेखा को साफ पानी से भरा एक तालाब दिखता है। अरे वाह पारस, तुम्हारे गांव में कितने साफ पानी का तालाब है। इसे देखकर तो मेरा मन इसमें डुबकी लगाने का कर रहा है। चलो ना पारस, इसमें नहाते हैं। नहीं नहीं सुलेखा, माँ ने हमें इस तालाब से दूर रहने को कहा है और वैसे भी हमें काफी देर हो गई है, हमें घर चलना चाहिए। पर सुलेखा पारस की एक नहीं सुनती और तालाब में जाकर नहाने लगती है। अरे इतनी गर्मी में भी तालाब का पानी कितना ठंडा है, मेरा तो इसमें से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा। और पारस, तुम न जाने कितना डरते हो। अरे इतनी गर्मी पड़ रही है, हम घर पहुँचते पहुँचते सूख कर पापड़ बन जाएंगे और ना माँ को पता भी नहीं चलेगा कि हम तालाब में नहा कर आए हैं। अरे बाबा, इससे पहले कि कोई तुम्हें तालाब में ऐसे नहाते देख ले, तुम तालाब से बाहर निकलो और घर चलो। फिर सुलेखा पारस की बात मानकर तालाब से बाहर निकलकर पारस के साथ घर चली जाती है। अरे मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी, तुम दोनों जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना परोसती हूँ। फिर कुछ ही देर में सभी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं, पर सुलेखा अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। अरे क्या बात हो गई सुलेखा बहू, अभी तक काहे खाना खाने नहीं आई? जरा देखो तो सही रजनी, तेरी भाभी काहे इतनी देर लगा रही है। रजनी सुलेखा के कमरे में जाती है तो देखती है कि सुलेखा शीशे के आगे अपने सारे बाल खोले खड़ी हुई है और अपने बालों में कंघा करते हुए धीरे धीरे गुनगुना रही है। ला ला ला, ला ला ला, ला 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 ला, ला 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 ला। सुलेखा को यूं बाल खोले देख रजनी डर जाती है। भाभी, ये क्या, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? सुलेखा चिड़चिड़ाते हुए बोलती है। वो क्या है ना रजनी, मेरे बालों में ना अचानक से बहुत खुजली होने लगी है, जिसकी वजह से मेरा सिर दर्द होने लगा है। तुम यहाँ से जाओ, मैं बाल बनाकर अभी आती हूँ। भाभी, आपके बालों से तो कीड़े गिर रहे हैं। अरे ये तो जुएं हैं, आपके सिर में जुएं? जब से इस गांव में कदम रखा है, न जाने मेरे सिर में ये जुएं कहाँ से आ गई। तुम जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा न हो कि कुछ जुएं तुम्हारे बालों में भी चली जाएं। भाभी की बात सुनकर रजनी वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद सुलेखा खाना खाने के लिए आती है और खाना देखकर बोलती है, ये क्या, खाने में बस दाल रोटी चावल?
क्या कुछ अच्छा नहीं बना है? एक तो मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, ऊपर से खाने में ये बेकार सब बना है। मेरा तो चिकन खाने का मन था। सुलेखा, मैंने तो तुम्हें बताया था कि हमारे यहाँ मीट अंडा ये सब नहीं खाते हैं, और तुमने भी तो कहा था कि तुम भी ये सब नहीं खाती हो। तो फिर आज तुम चिकन खाने की बातें क्यों कर रही हो? मुझे ऐसा सादा खाना नहीं खाना, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। ऐसा बोलकर सुलेखा गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। उसी रात पारस सुलेखा के पास जाता है और देखता है कि सुलेखा बेड पर अपने बाल खोले बैठी है। सुलेखा रानी, आज तो हमारी शादी की पहली रात है और तुम ऐसे गुस्से में बैठी हुई अच्छी नहीं लग रही हो। अरे मेरी रानी, जरा मुस्कुरा तो दो। मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। पारस सुलेखा के करीब जाता है तो देखता है कि सुलेखा के सिर से एक नहीं बल्कि अनेकों जुएं नीचे गिर रही हैं। सुलेखा, तुम्हारे बालों में कितनी सारी जुएं हैं। छी छी, तुम्हारे इन सुंदर बालों में आखिर इतनी सारी जुएं कहाँ से आ गईं? तुम अपने बालों की ठीक से सफाई तो रखती हो ना? क्या अपने बालों को भी साफ नहीं रखती हो ना? अरे तुम तो गुस्सा हो गई, मैं तो तुमसे मजाक कर रहा था। खैर, अभी तुम सो जाओ, कल बात करते हैं। और कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम्हें जल्दी उठकर खाना भी तो बनाना है। फिर अगले दिन सुलेखा जल्दी उठकर रसोई में जाती है। अरे बहू, तुम आ गई, चलो अच्छा है। अब तुम जल्दी से बढ़िया सी खीर बना लेना, क्योंकि आज गांव की कुछ औरतें तुम्हारे मुंह दिखाई की रस्म के लिए घर आने वाली हैं। फिर सुलेखा अपना सिर खुजलाते हुए खीर बनाती है। खीर बनाते हुए सुलेखा के सिर के कुछ जुएं उस खीर में जा गिरते हैं। थोड़ी देर में गांव की औरतें भी आ जाती हैं। सुलेखा सभी औरतों को खीर देती है। गांव की औरतें कमलेश सुलेखा को देखकर बोलती हैं, सच में काकी, बहू तो बड़ी ही सोहनी है। सुधा खीर खाती है तो उसके मुंह में जुएं आ जाती है। सुधा खीर थूकते हुए बोलती है, हाय रे काकी, सब तो खीर में मेवा डालकर खीर बनाते हैं, पर लगता है तेरी बहू ने इसमें अपने सिर की जुएं डालकर खीर बनाई है। छी 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 छी, अरे हमें जुएं वाली खीर खिलाने के लिए बुलाया था का काकी? तभी सुलेखा के सिर से सैकड़ों जुएं जमीन पर गिरने लगती हैं। हे भगवान, बहू तेरे सिर में इतनी सारी जुएं, छी 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 छी। सभी की बातें सुनकर सुलेखा को बहुत गुस्सा आता है और देखते ही देखते सुलेखा एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, बड़ी आई सबकी सब छी 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 करने वाली। जिसने भी मुझे देखकर छी छी किया है, मैं उसका कीमा बनाकर खा जाऊंगी। मेरे सिर में जुएं हैं और अब ये जुएं तुम सभी के बालों में चली जाएंगी। तब पता चलेगा कि जब सिर में जुएं काटती हैं तो कैसा लगता है। अरे कोई इस चुड़ैल को मारो नहीं तो ये हम सबके बालों में जुएं कर देगी। तभी वहाँ पारस आता है और जुएं वाली चुड़ैल को देखकर बोलता है, हे भगवान, ये हमारे घर में जुएं वाली चुड़ैल कहाँ से आ गई? कहीं इसी ने तो सुलेखा के बालों में जुएं नहीं डाली हैं? अरे बेटा पारस, ये चुड़ैल ही सुलेखा है। न जाने मेरी बहू सुलेखा जुएं वाली चुड़ैल कैसे बन गई। मुझे जुएं वाली चुड़ैल कहा, अब तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। सही पहचाना तूने कमलेश चाची। इस काकी की नई नवेली बहू ने तालाब में नहाकर मेरा काम आसान कर दिया। इसकी बहू के लंबे बालों को देखकर मेरा तो दिल ही खुश हो गया था। अब तो सब जान ही गए होंगे कि मैं केशवी हूँ और मैंने इस काकी की बहू सुलेखा के शरीर पर कब्जा कर लिया है। और अब मैं सभी गांव वालों से अपनी मौत का बदला लूंगी। तेरी बहू ने न सही, पर तेरी माँ ने, तेरी बहन रजनी ने कुछ सालों पहले मेरा बहुत मजाक उड़ाया था। मेरे बालों में बहुत जुएं थी, जिसे देखकर सभी गांव की औरतें, लड़कियां मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे। पर किसी ने ये नहीं सोचा कि उन जुओं की वजह से मैं कितनी दुखी रहती थी। पागल की तरह मैं अपना सिर खुजाती रहती थी। बालों में जुएं इस तरह काटते थे जैसे कोई सुई चुभाता जा रहा हो। पर मेरी परेशानी किसी ने नहीं समझी, बल्कि मुझे गंदा जुएं वाली नहाती नहीं है ची ची करके मेरा मजाक बनाकर रख दिया।
और जिसकी वजह से मैंने तालाब में कूदकर अपनी जान दे दी। हमें माफ कर दे केशवी, हमने सच में तेरा बहुत मजाक उड़ाया था, तेरी तकलीफ को नहीं समझा और न जाने तुझे क्या क्या कहा। पर अगर तुझे सजा ही देनी है तो मुझे और मेरी बेटी रजनी को दे। पर मेरी बहू, वो तो कुछ दिनों पहले ही शहर से आई है, उसे छोड़ दे केशवी, उसे छोड़ दे। तभी पारस भी चुड़ैल के आगे रोते हुए हाथ जोड़कर विनती करने लगता है। चुड़ैल जी, मेरी सुलेखा को छोड़ दो। सभी को माफी मांगता देख चुड़ैल को सभी के ऊपर दया आ जाती है और वे सुलेखा के शरीर को छोड़कर वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है।